मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। देखिए, ये तत्वार्थ सूत्र के बारे में हमने सामान्य जानकारी कल देखी थी और ये तत्वार्थ सूत्र में क्या वर्णन है, इसमें 7 तत्वों का वर्णन है। 7 तत्व कौन कौन से हैं? 7 तत्वों के नाम तो हमको अभी से याद होने ही चाहिए। 7 तत्वों के नाम मैं अभी बता रही हूँ और फिर जो बच्चे हैं उनसे तो पूछूंगी ही फिर स्पेशली, और बड़े भी ये नहीं सोचेंगे नहीं पूछा जाएगा। 7 तत्वों के नाम हमें याद होने ही चाहिए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों का वर्णन सूत्र रूप में, सूत्र का मतलब होता है शॉर्ट में। मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूलाज को हम हिंदी में बोलते हैं सूत्र। आजकल के बच्चे सूत्र नहीं समझेंगे। फॉर्मूले जो होते हैं मैथ्स में, किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, साइंस में भी होते हैं। तो फॉर्मूला का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं उसको? सूत्र। फॉर्मूला क्या होता है कि कोई बहुत बड़ी अपने को समझ लीजिए कैलकुलेशन करनी है, तो उसको एक शॉर्ट में बता दिया कि इस तरह से हम बहुत बड़े बड़े उसकी वो स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट बना बना के फिर वो निकालते हैं। तो उसका एक पहले शॉर्ट में फॉर्मूला बता दिया कि सबसे पहले ये वाली फिगर अपॉन ये वाली फिगर मल्टीप्लाई बाय ये। जैसे समझ लीजिए पाई आर स्क्वायर है कि 2 पाई आर है, ये फॉर्मूलाज होते हैं मैथ्स में। तो मैथ फॉर्मूला का मतलब है, सूत्र का मतलब है शॉर्ट में किसी बात को कह देना। तो ये तत्वार्थ सूत्र है। तो यहाँ 7 तत्वों का वर्णन शॉर्ट में किया गया है, सूत्र रूप में किया गया है। बातें सारी आएंगी, बातें सारी हैं, बात वही है जिनवाणी की, लेकिन उसको शॉर्ट में यहाँ सूत्र रूप में कहा गया है, इसलिए इसका नाम तत्वार्थ सूत्र है। तो 7 तत्वों में से पहला तत्व है जीव। जीव का मतलब क्या है? जो जानता देखता है, जानने देखने वाला, जो ज्ञान स्वभावी, जिसमें ज्ञान पाया जाता है, जानना देखना जिसका स्वभाव है, वो कहलाता है जीव। ऐसे जीव का वर्णन सबसे पहले यहाँ किया है और जीव का वर्णन 4 अध्यायों में किया है। पहले अध्याय में जीव के ज्ञान गुण के आधार पर, ज्ञान गुण के भेद प्रभेद के आधार पर पहले अध्याय में वर्णन है। फिर दूसरे अध्याय में जीव के भावों का और जीव के भेद प्रभेद, कितने टाइप के जीव होते हैं, उसका सारा वर्णन, संसारी जीवों की अवस्था का वर्णन दूसरे अध्याय में है। तीसरे अध्याय में ये जीव कहाँ रहता है, पाया कहाँ जाता है, दिखाई कहाँ देता है। तो तीसरे और चौथे अध्याय में ये जीव की क्षेत्रात्मक, एरिया वाइज, कि किस जगह पर दुनिया में जीव कहाँ कहाँ होते हैं, उस क्षेत्र का वर्णन तीसरे अध्याय में किया गया है। तो देखिए, यहाँ अगर आप लोगों के पास पुस्तकें हैं, अभी कम लोगों के पास होंगी हो सकता है, तो हम पुस्तक में से थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, बाकी ऐसा अपन चर्चा करेंगे। तो संसारी जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और मुक्त जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये तीसरे अध्याय में वर्णन है। तो सबसे पहले तीसरे पेज नंबर है अपनी पुस्तक में 137, 137
137 नाम का पेज है और तीसरा अध्याय 138 निकाल लीजिए अभी आप, सूत्र यही है। आज अपन हो सकता है अपन पुस्तक में से आज पढ़े नहीं, सूत्र भी नहीं पढ़े, थोड़ा सा अपन बेसिक देखते हैं। ये लोक की चर्चा यहाँ अपने को सबसे पहले समझनी है। तीसरे अध्याय में अधोलोक का और मध्य लोक का वर्णन है। तो ये लोक क्या चीज है, लोक किसे कहते हैं? तो 6 द्रव्यों का जो समूह है, जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं। जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं। मैं पीडीएफ भेज रही हूँ जूम पाठशाला ग्रुप में, जो लोग अभी नए ऐड हुए हैं उनके लिए। 6 द्रव्य कौन से होते हैं? अभी नया प्रश्न अपने पास सामने आ गया कि 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। तो ये 6 द्रव्य कौन से हैं? तो 6 द्रव्य होते हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य हैं। 2 चीजें बता दी अभी मैंने आपको, एक 7 तत्व और दूसरा है 6 द्रव्य। मैंने पुस्तक भेज दी है ग्रुप में, देख सकते हैं आप लोग। वैसे अभी अपन ज्यादा बुक में से पढ़ने नहीं वाले हैं, 1-2 दिन आराम से आप लोग टेंशन फ्री होके बैठिए। 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जर और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। और 6 द्रव्य कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों का जो समूह है, यानी ये 6 द्रव्य जहां पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं। लोक किसे कहते हैं? 6 द्रव्य जहां पाए जाते हैं उस स्थान को लोक कहते हैं। ये लोक अपने को समझ लीजिए कि हमने एक ऐसी इस तरह की ये आकृति देखी होगी, सबने देखी होगी, सभी ने। अपने शादी के कार्ड्स आते हैं, ये भी वो महावीर जयंती पे यहाँ टांग देते हैं, ये वही है। ऐसा महावीर जयंती पे देखा होगा, कहीं मंदिरों में चित्र बने होते हैं, कहीं भी हमने, जो भी जैनों के साइन है, जैनों के घर के बाहर भी इस तरह के आकृति के बने होते हैं। ये है लोक की आकृति। इस शेप का, इस आकृति का ये लोक कहलाता है। और जो 6 द्रव्य हैं वो 6 द्रव्य इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। और ये जो 6 द्रव्य हैं वो इस तरह की आकृति वाला एक ये जो स्थान है, ये जो क्षेत्र है, वहीं पे पाए जाते हैं। ये लोक के 3 विभाजन किए गए, 3 टाइप से इसको डिवाइड किया गया। एक है ये सबसे नीचा अधोलोक, ये जो बीच का मिडिल है, ये मिडिल है मध्य लोक। इससे नीचे का एरिया कहलाता है अधोलोक और इससे ऊपर का एरिया कहलाता है ऊर्ध्वलोक। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये जो बीच का सकड़ा एरिया है ये है मध्य लोक, केवल एक लाइन के बराबर जैसे समझें, ये मध्य लोक है। मध्य लोक के नीचे का सारा एरिया कहलाता है अधोलोक और इस मध्य लोक के ऊपर का एरिया कहलाता है ऊर्ध्वलोक। तो इस तरह से लोक को 3 भागों में डिवाइड किया गया, अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्वलोक। लोक के 3 भेद किए गए, अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्वलोक। तो इस लोक में से ये अपने तीसरे अध्याय में हम अधोलोक और मध्य लोक का वर्णन पढ़ने वाले हैं। अधोलोक और मध्य लोक का ये जो पूरा लोक है, ये लोक कितना लंबा चौड़ा ऊंचा है, ये पूरा लोक है। इस लोक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कहें या मोटाई कहें, ये है। तो कितना ऊंचा है, सबसे पहले हम ऊंचाई देखें तो ये लोक है 14 राजू ऊंचा। 14 राजू, राजू है किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये नाप है। समझ लीजिए जैसे हम मीटर होते हैं, किलोमीटर होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, अलग अलग चीजों को नापने के लिए एक अलग अलग नाप होती है। दूध को लीटर में नापते हैं, कपड़े को मीटर में नापते हैं और सड़क वगैरह हम किलोमीटर में या माइल में कहते हैं। तो ऐसे ही लोक के लिए ये एक नाप का नाम है राजू। और राजू का मतलब है उसमें बहुत ज्यादा अनकाउंटेबल किलोमीटर्स जिसमें होते हैं। हमारी भाषा में हम बोल रहे हैं
कि अनकाउंटेबल असंख्यात योजन, और योजन को अपन किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लें तो अनकाउंटेबल किलोमीटर्स जिसमें होते हैं उसका नाम है राजू। ऐसे 14 राजू बहुत बड़ी एक संख्या है, समझ लीजिए। उतना ऊंचा ये लोक है। और इसकी मोटाई कितनी है? एक्चुअल में ये लोक ऐसा पेपर जैसा नहीं है, हमको तो यहाँ पेपर दिख रहा है सिंगल, ये 3 डायमेंशन में है। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और अंदर इसकी गहराई भी है, मोटाई भी है। जैसे कोई हमारा डब्बा होता है तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों चीज होती है, ऐसे ही लोक में भी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो 14 राजू है, और इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई हर जगह हमको दिख रहा है अलग अलग है, एक सी नहीं है। नीचे से ज्यादा चौड़ा है, बीच में से सकड़ा है, फिर चौड़ा है, फिर सकड़ा है, ऐसा हर जगह अलग अलग है। इस लोक के इस आकार के लिए शास्त्रों में अलग अलग उपमाएं दी गई है। इसको मनुष्याकार कहा गया है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अपनी कमर पे ऐसे हाथ रख के खड़ा हो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? पता नहीं मुझे। कमर पे ऐसे हाथ रख के खड़ा हो, दोनों हाथों को कमर पे यूं रख ले, खड़े होते समय दोनों हाथों को कमर पे यूं रख ले, और नीचे से दोनों पाँव को फैला के खड़ा हो जाए। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, दोनों पैर फैला के खड़े हो जाएं और कमर पे ऐसे हाथ रख के खड़े हों, तो वो जो शेप बनती है वो शेप ऐसी बनेगी। यहाँ तक की शेप हम लें, गर्दन तक की, या पूरी भी लें, तो वो शेप ऐसी बनेगी। नीचे से पाँव फैले हुए हैं, पाँव चौड़े हैं, फिर ऊपर तक आएंगे कमर तक, तो वो थोड़ा सकड़ा होता जाएगा, और फिर वापस ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा चौड़ा हो रहा है, और उसके बाद में वापस से फिर ये सकड़ा हो रहा है। तो इस तरह से ये कोई व्यक्ति अपने दोनों पैर फैलाकर कमर पे हाथ रखकर यदि खड़ा हो तो वो जो आकृति बनती है उसको लोकाकृति, लोक का आकार कहते हैं। अथवा ये जो आकार हमको दिखाई दे रहा है ये लोक का आकार है। तो ये लोक की ऊंचाई हमने देखी 14 राजू। अब ये चौड़ाई सब जगह से अलग अलग है। तो सबसे नीचे ये लोक कितना चौड़ा है? सबसे नीचे इसकी चौड़ाई है 7 राजू। सबसे नीचे चौड़ाई है 7 राजू। आप लोग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डायग्राम बना के या लिख भी सकते हैं। लास्ट में इस बुक में बना हुआ है। हाँ, जिनके पास में पुस्तकें हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ वो जो लोक का अपना नक्शा है वो मंगवाने की। एक आध दिन में वो हो जाएगा, तो उससे अपन यहाँ स्क्रीन पे देख के फिर आराम से कर सकेंगे। तो सबसे नीचे ये चौड़ाई है 7 राजू। फिर ये धीरे 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 कम होती जा रही है, और कम हुई है कहाँ तक? मध्य लोक तक। तो मध्य लोक पे पहुंचकर ये चौड़ाई हो गई है 1 राजू। यहाँ सबसे नीचे है 7 राजू, और फिर कम होती होती मध्य लोक में हो गई है 1 राजू, और वापस फिर मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक की तरफ चल रहे हैं तो चौड़ाई बढ़ रही है। ये चौड़ाई बढ़ रही है, आपको मेरी उंगलियां शायद दिख रही होंगी। ये यहाँ मध्य लोक है, मध्य लोक से ये ऊपर पहुंचे हैं यहाँ तक, तो ये चौड़ाई थोड़ी बढ़ गई है। ये चौड़ाई है 5 राजू। मध्य लोक से थोड़ा ऊपर पहुंचेंगे ऊर्ध्व लोक में तो ये चौड़ाई हो जाती है 5 राजू, और इसके बाद में वापस से ये चौड़ाई कम होती होती, और लोक के टॉप पर, इसे बोलते हैं लोक का अंत अथवा लोक का अग्रभाग, ये लोक के टॉप पर ये चौड़ाई वापस से रह जाती है 1 राजू। सबसे नीचे 7 राजू, फिर बीच में 1 राजू, फिर 5 राजू, और फिर 1 राजू। 7, 1, 5 और 1। इस तरह से लोक की चौड़ाई अलग अलग है। अब ये लोक के अंदर गहराई कितनी है, अंदर डेप्थ कितनी है? तो सब जगह से, नीचे से, बीच में से, फिर यहाँ से सब जगह से ये लोक की जो मोटाई है, जो गहराई है, सब जगह से 7 राजू। चारों तरफ यानी सब तरफ से लोक पूरा 7 राजू गहरा है। गहराई कहें अथवा मोटाई कहें, तो लोक की ऊंचाई हो गई है 14 राजू। चौड़ाई अलग अलग है, 7 राजू, 1 राजू, 5 राजू और 1 राजू। और जो मोटाई है लोक की अथवा गहराई है वो है 7 राजू। इस तरह से ये लोक का जो एरिया है, एरिया अगर हम देखेंगे तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। एरिया कैसे निकालते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई।
तो लंबाई अपने पास में आ गई है 14 राजू और मोटाई है 7 राजू। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 7, 14 मल्टीप्लाई बाय 7। और अब इस चौड़ाई का क्या करें, ये तो सब जगह अलग अलग है, कहीं 7 है, कहीं 1 है, कहीं 5 है, कहीं 1 है। तो इसका हम निकाल लेंगे एवरेज। एवरेज निकाल के, एवरेज कैसे निकालते हैं बच्चों को आता होगा, सरल चीज है कि जितनी है ये चारों को प्लस करेंगे। 4 हैं, 7, 1, 5 और 1, चारों को प्लस करके और 4 से उसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। एवरेज मतलब जितनी भी अपने पास संख्याएं हैं उन सबको प्लस करके और वो जितनी संख्याएं हैं उससे उसमें भाग देना है, उससे उसको डिवाइड करना है। तो 7 + 1 8 + 5 13 और +1 14। 14 को डिवाइड बाय 4, 14 में 4 का भाग लगाना है। तो 14 में 4 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 3.5। 3.5 आंसर आएगा। 14 को में 4 का भाग लगाएंगे, 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.5। तो अब हम इसकी लोग का पूरा एरिया निकाल सकते हैं। 14 राजू ऊंचा है, ये ऊंचाई हो गई। 7 राजू मोटाई है, 14 गुणा 7 गुणा जो चौड़ाई का एवरेज हमने निकाला है 3.5। तो वो एवरेज हो जाएगा, सब मिलाकर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 343, 343 घन राजू। आगे जो उसका जो समझ लीजिए फिगर है वो राजू में ही है क्योंकि ये सारी संख्याएं। तो 343 घन राजू, 343 घन। स्क्वायर नहीं है, घन है, क्यूब है ये। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है, 3 डायमेंशन में है। देखिए स्क्वायर तो जब होता है जब अकेली लंबाई और चौड़ाई होती है। हमें अपने समझ लीजिए मकान में मार्बल की टाइल्स लगवानी है तो वो स्क्वायर में देखते हैं कितने स्क्वायर फीट है, कोई जगह देखते हैं, कोई प्लॉट देखते हैं तो स्क्वायर फीट होता है, उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन ये लोक में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ में मोटाई भी है। ये क्यूब है, घन है, हिंदी में घन कहते हैं, इंग्लिश में क्यूब कहते हैं उसे। तो ये 343 क्यूब राजू, घन राजू, उसका पूरा एरिया निकल के आएगा। ये लोक का एरिया थोड़ी सी बारी लोक की अपने को जानकारी मोटी मोटी अपन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसके कैलकुलेशंस में और उसमें हम नहीं जा रहे हैं, पर ये सामान्य चर्चा। अब ये जो लोक है, ये लोक टिका हुआ कैसे है, ये लोक है कहाँ पर, किस जगह पर है। तो ये लोक है, इस लोक के चारों तरफ है क्या, कहाँ पर किस जगह पे ऐसे रखा हुआ मिलेगा हमें। तो ये लोक ऐसे कहीं रखा हुआ नहीं है। इस लोक के बाहर देखिए 6 द्रव्यों के नाम अभी अपन ने देखे थे। हाँ बताइए सुदृष्टि, 6 द्रव्यों के नाम बताइए, अनम्यूट कर लेंगे आप। बहुत बढ़िया। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। इनमें जो आकाश द्रव्य है, अभी हमने लोक की परिभाषा देखी। लोक किसे कहते हैं कि जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं। अब ये जो आकाश द्रव्य है ना, आकाश द्रव्य, हाँ जी, हमारी किताब में तो ये इसमें 138 पेज के ऊपर ये नरकों के बारे में बताया गया है। हाँ आंटी, अभी उसमें से नहीं पढ़ रहे, वो वहीं पढ़ेंगे अपन। हो सकता है कल भी इसमें से अभी नहीं पढ़ेंगे अपन। अभी आप बंद कर दीजिए पुस्तक। अगर आपकी पुस्तक के लास्ट पेज पे चित्र बना हो नीला सा 3 लोग का, तो वो निकाल लीजिए। लास्ट में भी किसी बुक्स में लास्ट में है, किसी बुक्स में बीच में भी है, वो देखना पड़ेगा जिनके पास जो एडिशन हो। ज्यादातर बुक्स में लास्ट पेज पे ये 3 लोग का चित्र बना हुआ है। तो ये जो 6 द्रव्य हैं इसमें आकाश द्रव्य है। ये आकाश द्रव्य है वो लोक में भी है और लोक के बाहर भी है। यानी ये आकाश द्रव्य इतना व्यापक है और आकाश द्रव्य सब जगह फैला हुआ है। तो जितने आकाश के एरिया में बाकी के 5 द्रव्य भी हैं, आकाश तो है ही है लेकिन उसके साथ में बाकी के 5 द्रव्य भी हैं, वो जगह कहलाती है लोक।
और इस लोक के बाहर, ये जो लोक है इसके चारों तरफ ऊपर नीचे अगल बगल में सब जगह क्या है कि आकाश द्रव्य है, और उस आकाश द्रव्य को बोलते हैं अलोक। जितने आकाश के एरिया में बाकी के पांचों द्रव्य पाए जा रहे हैं वो आकाश का एरिया कहलाता है लोक या लोकाकाश, और इसके बाहर का जितना भी एरिया है चारों तरफ वो इन्फिनिटिव है, अनंत है, उसका एंडलेस है, उसका कोई अंत नहीं है, इतना वो आकाश है और वो कहलाता है अलोक। तो ये लोक कहाँ है कि ऐसे अनंत आकाश के बीच में, अनंत आकाश के बीच में इस तरह का ये जो लोक की जैसी आकृति है, इस तरह का ये आकार वाला लोक अनंत आकाश के बीच में होता है। तो ये कैसे टिका रहता है, जैसे अपने घर में ये समझ लीजिए कोई झाड़ टंगे होते हैं, झाड़ टंगे होते हैं तो वो पूरा ऊपर की ये खाली है रूम की स्पेस और वो पंखा टंगा हुआ है, ये ऐसे टंगा हुआ है, ऐसे ये अनंत आकाश के बीच में ये लोक टंगा है। तो जो पंखा टंगा हुआ है, ये कौन मैसेज कर रहे हैं बीच बीच में चैट में, मैसेज मत करिए। तो ये जो लोक है, ये लोक है, तो ये पंखा तो टंगा हुआ है, उसकी रॉड है, या कोई हम झाड़ वगैरह टंगे होते हैं उसकी कोई ना कोई डोरी या कोई रॉड होता है। ये लोक कैसे टिका हुआ है, अनंत आकाश के बीच में ये लोक सेंटर में बीच में है, तो ये बीच में टिका कैसे है। तो ये जो लोक है ये हवा के आधार पे टिका हुआ है, हवा पे टिका हुआ है। हमको लगेगा आप मजाक कर रहे हो, हम तो ऐसे ही कहते हैं कि हवा में ही टिका रखा है क्या, तो ये हवा में ही टिका हुआ है। हवा में टिक सकती है कुछ चीजें, हवा में कोई चीज टिक सकती है क्या, बताइए। हवा के आधार पर कोई बहुत बड़े बड़े वजन, कोई भारी भारी चीजें टिक सकती है क्या हवा पे, बताइए, किसी को आइडिया है कुछ। कहाँ गए बच्चे, कशिश। हाँ, हवाई जहाज, टायर में हवा भरी भी रहती है ना उस पे गाड़ी। हाँ बढ़िया। देखिए टायर में हवा होती है, इतने बड़े बड़े ट्रक होते हैं और इतना टनों उसमें सामान होता है, इतना इधर से उधर लोड वो लेके जाते हैं, और वो किस पे लेके जा रहे हैं, वो टायर। और टायर में क्या होता है, टायर में हवा भरी होती है, और यदि वो हवा नहीं हो टायर में तो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, वहीं रुक जाती है अपनी गाड़ी। कोई अपनी छोटी गाड़ी हो कि वो इतना बड़ा ट्रक हो, यदि टायर में हवा नहीं है तो वो जरा सा भी नहीं खिसक सकता है। तो वो हवा के आधार पर इतना वजन वो वहां टिका रहता है। तो ऐसे ही ये जो पूरा लोक है ये हवा के आधार पर अलोकाकाश के बीच में टिका हुआ है। अभी कौन सी हवाएं हैं, हाँ किसी को कुछ पूछना है, नहीं, कौन सी हवा है कि ये जो पूरा लोक है, ये पूरा लोक चारों तरफ से, यानी ये तो अपने को क्या सिंगल अभी पेपर दिख रहा है, लंबाई में, मोटाई में, चौड़ाई में, सब तरफ से पूरे 3 डायमेंशन में ये हवा से कवर है। कौन सी हवाएं हैं, देखिए इसमें बहुत अभी आपको पतली दिख रही होंगी, जिनके पास बुक्स है उनको दिख रही होंगी कि ये 3 लाइन इसके चारों तरफ दिखाई दे रही है, 3 लाइन इसके चारों तरफ दिखाई दे रही है। 3 प्रकार के हवा के सराउंडिंग्स हैं, हवा के घेरे हैं, उस हवा के घेरों के आधार पर ये लोक अलोकाकाश के मध्य में टिका हुआ है। उन 3 हवाओं का नाम क्या है, देखिए अब अपनी बुक में देखिए, सूत्र भी पढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 138, पेज नंबर 138 और पहले नंबर का सूत्र है 3रे अध्याय का। मैं सूत्र बुलवाती हूँ, आप लोग वहीं आवाज चालू नहीं करना है, आवाज बंद रख के ही अपने अपने घर वहां आपको बोलना है सूत्र मेरे पीछे। रत्न शर्करा बालुका, बोलिए। पंख धूम तमो महातमः प्रभा, पंख धूम तमो महातमः प्रभा, भूमियो घनाम्बु वाताकाश,
प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः। फिर से, रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो। बोलिए। घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः। देखिए यहाँ तो अभी अधोलोक का वर्णन शुरू कर रहे हैं। ये जो हमने अभी वर्णन पढ़ा है लोक का सामान्य स्वरूप, वो वर्णन यहाँ अभी सूत्र में नहीं है। सूत्र में तो सीधा अधोलोक से शुरू किया है। हमने उससे पहले थोड़ा सा लोक का सामान्य स्वरूप देखने का प्रयास अभी और करेंगे। अभी तो हमको केवल वात वलय देखने हैं, इसलिए हमने ये सूत्र पढ़ा है। ये 7 नरक पृथ्वियों के नाम बताए हैं, वो अर्थ अभी अपन बाद में करेंगे। केवल मुझे इसमें से ये घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा, ये जो शब्द है इसका अर्थ बताना है कि घन, अंबु और वात, आकाश प्रतिष्ठा, ये जो नरक भी है वो भी उसी के आधार पे है, पूरा लोक भी उसी के आधार पे है। नीचे अर्थ में देखिए 3 शब्द दिए हैं, घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। ये जो पूरा लोक है, ये जो पूरी ऐसा लोक का आकार है, ये 3 प्रकार के हवा के घेरों से घिरा हुआ है। तो 3 हवा के घेरे हैं। सबसे अंदर जो हवा का घेरा है, यहाँ से ये जो अंदर का एरिया है, इससे सबसे पहला जो हवा का घेरा है उसका नाम है घनोदधि वात वलय। घनोदधि वात वलय। उसके बाद में जो अगला हवा का घेरा है उसका नाम है घन वात वलय। और तीसरा सबसे बाहर वाला लास्ट वाला जो है उसका नाम है तनु वात वलय। ये 3 प्रकार के वात वलय। वात वलय का अर्थ है हवा के घेरे। किस तरह की हवा है? तो सबसे पहली है घनोदधि। घनोदधि का मतलब है घना पानी, घन यानी बहुत ज्यादा ठोस, वो कहलाता है घन। और उदधि का अर्थ है पानी। तो जहाँ घना पानी और वात तो है, वात यानी वायु, तो जहाँ घना पानी और घनी वायु हो उसका नाम है घनोदधि वात वलय। हवा में पानी होता है क्या? हवा में पानी होता है क्या? हवा में भी पानी का, जिसे बोलते हैं अपन नमी वाली हवा है। अभी जैसे बारिश के दिनों में कुछ भी चीज अपन ने बाहर छोड़ी तो वो सीम जाती है। पापड़ सेका और छोड़ दिया 5-7 मिनट तो वो सीम जाता है। क्यों? क्योंकि अभी नमी वाली, मॉइस्चराइज जो है वो वाली अभी हवा है। तो इसको कहते हैं, ये जहाँ घना पानी और घनी वायु, ये लोक के चारों तरफ जो घेरे हैं हवा के, तो सबसे फर्स्ट नंबर जो घेरा है उसमें घनी वायु और घना पानी है, उसका नाम है घनोदधि वात वलय। दूसरा है घन वात वलय। घन मतलब जहाँ घनी वायु है, उदधि नहीं है। अब इसमें वायु बहुत घनी है लेकिन पानी नहीं है। बादल को भी घन कहते हैं, पर यहाँ घन मतलब ठोस जिसे अपन कहते हैं, तो वो बहुत ठोस, बहुत घनी, जिसे कहते हैं घना जंगल है। हाँ, आपकी आवाज, कुछ बोलना चाह रहे हैं सुदृष्टि? सुदृष्टि, आपको कुछ बोलना है? चलिए शुरू करें। तो जहाँ घनी वायु और घना पानी है वो घनोदधि वात वलय। जहाँ केवल घनी वायु है वो घन वात वलय। और जहाँ हल्की वायु है वो कहलाता है तनु वात वलय। वहाँ पानी भी नहीं है और जो वायु है वो हल्की है। तो 3 तरह के वात वलय। वात वलय का मतलब है हवा के घेरे। इन 3 हवा के घेरों के आधार पर ये पूरा लोक, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, पूरा 343 घन राजू, 343 घन राजू का ये जो पूरा लोक है, ये ऐसे तीनों हवा के घेरों के आधार पर ये लोक अलोकाकाश के मध्य में टिका हुआ है। और कोई ऐसा क्यों बताया? क्योंकि दुनिया में दूसरी कल्पना चलती हैं। ऐसी कल्पना चलती है कि शेषनाग के फन पे ये
दुनिया टिकी हुई है। ऐसा आपने सुना होगा कि कहीं कहीं बैल के सींग पे ये दुनिया टिकी हुई है। तो ऐसा किसी शेषनाग के फन पे या बैल के सींग पे कहीं ऐसा ये लोक टिका हुआ नहीं है। ये अपने आप से ही, स्वयं की योग्यता से ही और इन हवा के आधार पर ये लोक टिका हुआ है। सुदृष्टि, आपको कुछ पूछना है? सुदृष्टि, आवाज नहीं आ रही है। चलिए, तो ये 3 प्रकार के हाँ बोलिए पारुल। ये तनुवात तले में केवल हवा है, गति हल्की। हाँ, तनुवात वाले, तनु का मतलब होता है पतला हल्का, तो वहाँ केवल पतली हवा है, हल्की हवा है। ये सब यहाँ समझ लीजिए वायु का एक जीव। इसमें हवा ऐसी नहीं है जैसे हम हवा समझते हैं ना, वो घनी हवा है तो बहुत वहाँ ऐसा हवा चलती रहती होगी, हिलते रहते होंगे। हवा स्थिर है, हवा चलती हो ऐसा नहीं है, स्थिर हवा है, लेकिन हवा है। स्थिर हवा भी होती है या नहीं होती है? जैसे अभी हम बैठे हैं रूम में, मान लीजिए पंखा को इग्नोर करें तो भी हवा होती है या नहीं होती है कमरे में? कमरा बंद है तो भी कमरे में हवा होती है, हवा होती है तभी तो हम सांस ले पाते हैं। तो ऐसे जैसे यहाँ अभी कमरे में ऐसे कोई ऐसी हवा नहीं दिखती है कि कभी ये उड़ रहा है, कभी वो उड़ रहा है, गिर रहा है। वो पंखे से हम करते हैं, वो तो आर्टिफिशियल है, लेकिन वैसे इस तरह की हवा अंदर जैसे नहीं है। उसी तरह ये बात वाले में भी कोई चलने वाली या किसी को उड़ा दे इस तरह की हवा वो नहीं होती है, स्थिर हवा ये बात वाले में होती है। देखिए, अब ये जो 3 लोक है, ये 3 लोक में आप लोगों के पास जिनके पास बुक्स है वो देखिए, इसमें अभी नहीं दिख रहा है, मैं कोशिश करती हूँ आपको इस पे। देखिए ये लोग धनुवात वाले बताओ, धनुवात वाले। तनु धनु घनु नहीं है कोई भी वात वाले, एक घनोदधी वात वाले है, एक धनुदती बताना मैडम। घनोदधी का मतलब है जहाँ घनी हवा और घना पानी, घनी हवा और घना पानी जहाँ हो वो कहलाता है घनोदधी, यानी पानी सहित जो हवा है। जिस हवा में पानी मतलब पानी भी ऐसा नहीं जैसे अपने को पानी की जैसे दिख रहा हो कि बाल्टी हो, ऐसा पानी नहीं, मतलब वो नमी सहित जो हवा होती है उसका नाम, तो वो घनी नमी वाला उसका नाम है घनोदधी वात वलय। और जहाँ केवल वायु है लेकिन वायु घनी है उसका नाम घन वात वलय। और जो पतली हवा है उसका नाम तनु वात वलय है। अब ये लोक की इस तरह की ये आकृति है, दिखाई दे रही है आपको? थोड़ा सा नहीं गड़बड़ हो गया है, ये इस तरह की लोक की आकृति है। ये आकृति, अब इस लोक में क्या है, ये तो इसमें अपन को सामने का फ्रंट दिख रहा है। इस तरह से अगर अपन इसको 3 डायमेंशन में देखें तो इसमें मोटाई भी है साथ में, इस तरह से ये अंदर की तरफ इसमें मोटाई भी है। तो यहाँ इस लोक में बीचों बीच एक थोड़ा बराबर नहीं आया, इसको यहाँ कॉर्नर से टच करके समझना। ये एक इस तरह की एक नाली जैसी है लोक के बीच में, ये यहाँ से पूरी यहाँ से टच है। अभी भी टच नहीं हुई है, आप लोग समझ लीजिए। ये इस तरह की एक ये नाली, इसको नाली कहते हैं, इस तरह की एक एरिया ये बीचों बीच इस लोक के होता है, इसका नाम है त्रस नाली। बीचों बीच ये 14 राजू ऊंची और 1 राजू चौड़ी,
ये मध्य लोक की जितनी चौड़ाई है, मध्य लोक से टच करती हुई मध्य लोक की चौड़ाई हमने 1 राजू देखी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरी चौड़ी 1 राजू चौड़ी, और ये जो इसकी ऊंचाई है ये पूरी यहाँ से जितनी लोक की ऊंचाई है, सामान्य रूप से इसको हम कहते हैं 14 राजू। 14 राजू ऊंची, 1 राजू चौड़ी, और अंदर डेप्थ कितनी है, अंदर डेप्थ लोक की चौड़ाई या गहराई कितनी है, लोक की मोटाई अथवा गहराई वो है 7 राजू। तो ये जो त्रस नाली है, ये त्रस नाली भी 7 राजू गहरी, 14 राजू ऊंची और 1 राजू चौड़ी, ये त्रस नाली है। ये 14 राजू हमने जो कहा है अभी सामान्य कहा है, एक्चुअल में ये कुछ कम 13 राजू होती है। वास्तव में कुछ कम 13 राजू है। इसकी जो एक्चुअल साइज है वो है 13 राजू के लगभग। पर सामान्य रूप से अगर आप ये शेयर वाला ऑप्शन देंगे तो आई कैन शेयर द फोटो। आप शेयर कर सकते हैं? हाँ, ये आपको परमिशन देनी। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। मैंने आपको भी भेज दिया, वहाँ भी है, अगर वहाँ से शेयर कर। वो मैं इतनी जल्दी मैं निकाल नहीं पाऊंगी, मुझे भी इतनी प्रैक्टिस नहीं है अभी तो। स्क्रीन कर दीजिए तो मैं शेयर कर। हाँ, मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ। इसको हटाना पड़ेगा ना मुझे? हाँ। चलिए अभी 1 मिनट मैं ये पूरा करती हूँ, उसके बाद में मैं करती हूँ, ताकि फिर जितना मुझे ये बताना है। तो ये जो एरिया आपको समझ में आ रहा है, ये इतना चौड़ा लंबा ये है, इसको कहते हैं त्रस नाली। इस लोक के बीचों बीच 1 राजू चौड़ी, लगभग 13 राजू ऊंची और 7 राजू गहरी, ये एक नाली जैसी चीज होती है, इसलिए इसका नाम नाली। और नाली के साथ में त्रस शब्द है, त्रस नाली। तो त्रस नाली इसको कहते हैं। त्रस नाली क्यों कहते हैं कि त्रस जीव इस एरिया के अंदर ही, ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर ही त्रस जीव पाए जाते हैं। यानी ये पूरा ऊपर से नीचे तक का जो एरिया है इसमें त्रस जीव पाए जाते हैं। और ये जो बाहर का एरिया है, सिलेंड्रिकल है क्या ये? सिलेंडर का जैसा है क्या? नहीं, सिलेंडर नहीं है। 1 राजू बराबर ऐसा बनेगा रेक्टेंगुलर। ये ऐसा, अब वो क्या इतना सीधा नहीं खींच पा रही हूँ मैं इसमें, ये ऐसा बनेगा। फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा होगा, और उसकी डेप्थ भी जाएगी अंदर बराबर पूरी, ऐसी 7 राजू की अंदर डेप्थ जाएगी। तो घनाकार बनेगा, रेक्टेंगुलर, इस तरह का आप समझ लीजिए, ऐसा कुछ बनेगा। थोड़ा लाइनों को वो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, उसको आप सीधा करके समझ लेना। इसमें कंप्यूटर में इतना ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये जो पूरा एरिया है ये त्रस नाली ऊपर से नीचे तक, और अंदर ये जो गहराई, ये जो हमने बाहर निकाल के रखा है, यहाँ केवल त्रस जीव रहते हैं। और इसके बाहर का ये जो पूरा सारा एरिया है, इधर 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 और इधर, ये सारे एरिया में स्थावर जीव रहते हैं। तो अब ये 2 नाम अपने को नए समझ में आ रहे हैं, त्रस और स्थावर। त्रस किसे कहते हैं और स्थावर किसे कहते हैं? तो जितने भी एकेंद्रीय जीव होते हैं, जिनको केवल एक स्पर्शन इंद्रिय, सेंस ऑर्गन, जिनको केवल एक सिंगल होती है टच करने वाली, उसे कहते हैं एकेंद्रीय। जिनको केवल एक स्पर्शन इंद्रिय, केवल एक ही सेंस ऑर्गन जिनको होती है, वो एकेंद्रीय कहलाते हैं। उन एकेंद्रीय जीवों को स्थावर कहते हैं। तो बाहर वाले एरिया में, ये जो इस त्रस नाली के बाहर वाला एरिया है, वहाँ केवल त्रस जीव हैं। और ये जो बीच का एरिया है जिसे हम त्रस नाली कह रहे हैं, इस एरिया में, इस बीच वाले एरिया में स्थावर जीव भी हैं और त्रस जीव भी हैं। बीच वाले एरिया में त्रस जीव भी हैं और स्थावर जीव भी हैं। लेकिन जो त्रस जीव हैं वो इसके अलावा दूसरी जगह नहीं है। जो त्रस जीव हैं वो केवल इस बीच वाले एरिया में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा जो साइड्स के एरिया हैं उसमें त्रस जीव नहीं पाए जाते। मुझे कहाँ से करना है ज्योति जी ये शेयर स्क्रीन में? अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कल करके रखूंगी पहले से। हाँ, तो ये जो बीच का एरिया हमने देखा है, जो बीच में शेयर वाला ऑप्शन है ना, वहाँ पे आपको लास्ट वाले में होता है ऑप्शन शेयर विद पार्टिसिपेंट।
चले अभी कुछ ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 2-3 मिनट है अभी, तो अपन ऐसा ही करते हैं, कल से मैं कर दूंगी वो सेटिंग पहले ही। तो ये दो चीजें, दो त्रस और स्थावर। त्रस जीव कहाँ रहते हैं कि ये जो बीच की त्रस नाली है, त्रस जीव यानी 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव कहलाते हैं त्रस। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव कहलाते हैं त्रस, और 1 इंद्रिय जीव कहलाते हैं स्थावर। 1 इंद्रिय मतलब जिनको एक ही सेंस ऑर्गन है, वो केवल स्पर्शन, टच करके जान सकते हैं, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय यानी जिनको 2 सेंस ऑर्गन है, टच करना और टेस्ट वाली, और 3 है कि जिनको स्मेल वाली भी है, 4 है यानी जिनके आईज भी हैं, और 5 इंद्रियां हैं यानी कि जिनके ईयर, कर्ण भी हैं। तो 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस कहलाते हैं। वो त्रस जीव केवल ये जो बीच का एरिया हमने देखा है त्रस नाली, उसमें ही पाए जाएंगे, उसके बाहर कहीं भी त्रस जीव नहीं पाए जाते। और स्थावर जीव वो बाहर के एरिया में तो पाए ही जाते हैं, स्थावर यानी 1 इंद्रिय, वो जो त्रस नाली के आउटसाइड में जितना एरिया बचा है, लोक के अंदर ही, ये जो लोक है, इस लोक के अंदर ही जीव पाए जाएंगे, इसके बाहर, यहाँ बाहर जीव नहीं पाए जाएंगे। इसमें ही ये बीच में जो त्रस नाली हमने देखी, उसमें त्रस जीव पाए जा रहे हैं, और ये जो साइड्स के जो बचे हैं उस त्रस नाली के अलावा, वहां स्थावर जीव पाए जा रहे हैं। और स्थावर जीव जो बीच में त्रस नाली है, वहां त्रस नाली में भी पाए जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि स्थावर जीव तो त्रस नाली के अंदर और त्रस नाली के बाहर दोनों जगह स्थावर जीव पाए जाते हैं, लेकिन त्रस जीव केवल त्रस नाली में ही पाए जाते हैं। जितने भी त्रस जीव हैं, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव, वो इस त्रस नाली में ही पाए जाते हैं। तो जितनी भी अपनी रचनाएं हैं, स्वर्ग, नर्क, मध्यलोक, वो सारी इस त्रस नाली में ही होती हैं। जितनी हमारे स्वर्गों की, नरकों की, मध्यलोक की जो भी रचनाएं हैं, वो सब इस त्रस नाली के अंतर्गत ही होती हैं। इतनी बात अभी अपन ने की है, समय हो रहा है, बाकी चर्चा कल करेंगे। कुछ अभी किसी को पूछना है तो पूछिए, और थोड़ी व्यवस्था कल मैं देखूंगी स्क्रीन शेयर की और जो भी होगी। पूछना है किसी को कुछ? हाँ बोलिए। अलोकाकाश में तो जीव नहीं है ना, उसमें तो सिर्फ आकाश है, उसमें तो एक निगोदिया जीव सब थोड़ा रहता है ना। नहीं, अलोकाकाश जो बताया है, इस लोक के आउटसाइड में सब जगह, ये जितनी भी बाहर में जगह अपन समझें, वो सारी जगह कहलाती है अलोक या अलोकाकाश। वहाँ केवल 6 द्रव्यों में से एक आकाश द्रव्य ही है, इसके अलावा कोई भी जीव, कोई भी पुद्गल वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। अलोकाकाश में कोई भी द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, वो कोई भी द्रव्य वहाँ अलोकाकाश में नहीं पाए जाते हैं। जितने भी जीव, पुद्गल आदि जो भी द्रव्य पाए जाएंगे, वो केवल इस 343 घन राजू का जो एरिया है, उसके अंदर ही पाए जाएंगे। उसमें भी जो त्रस जीव हैं, यानी 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव, वो जो हमने देखा 1 राजू बाय 7 राजू बाय 13 राजू, उतना जो एरिया त्रस नाली का जो हमने देखा, त्रस जीव उसके अंदर ही पाए जाएंगे, इसके अलावा त्रस जीव नहीं पाए जाते हैं। चलिए, हाँ। तो आपने ना इसका तो 343 जो राजू निकाला, उसमें तो आपने 14 राजू से निकाला। हाँ, आप इसमें 13 त्रस नाली, लोक की ऊंचाई तो पूरी 14 राजू है, पर त्रस नाली में क्योंकि त्रस जीव पाए जाते हैं, तो वो थोड़ा सा एरिया नीचे का 1 राजू है, वहाँ केवल स्थावर जीव ही होते हैं, इसलिए वो त्रस नाली 13 राजू की है। पर कहीं कहीं सामान्य कथन अगर हम करते हैं, सामान्य रूप से कहते हैं, तो उसको 14 राजू भी कह देते हैं, पर वास्तव में वो 13 राजू की है। हाँ पारुल बोलिए। हाँ 1 मिनट पारुल रुको, मैं पहले सबको म्यूट कर रही हूँ, उसके बाद में आप अनम्यूट करना फिर से। कल तो मैम क्लास में है। हाँ अब बोलिए पारुल। अभी तो ये जो स्थावर जीव है, ये निगोदिया जीव है, ये पेड़, पहाड़, पर्वत सब पाए जाते हैं। स्थावर जीवों में 5 प्रकार के स्थावर हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये 5 प्रकार के स्थावर होते हैं। तो स्थावर जीवों में 5 प्रकार के स्थावर, सूक्ष्म स्थावर वो सब जगह वहाँ पर, बादल भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, सब वहाँ पर पाए जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है। क्लास के लिए कौन पूछ रहे थे? क्लास के लिए कौन पूछ रहे हैं? कल क्लास नहीं होगी ना?
क्यों, कल क्या है? कल शनिवार को पेपर होगा ना बाकी लोगों का। नहीं, कल शनिवार है क्या? हाँ कल शनिवार है, लेकिन वो पेपर अब जिन वैसे सबने दे दिया है, कोई बचा नहीं है, और एक आध कोई देना चाहते होंगे तो वो अलग टाइम पे रखेंगे, क्लास की छुट्टी नहीं करेंगे अब। अच्छा क्लास है बराबर कल। ठीक है। हाँ दीदी एक मिनट, ये जो घनो नदी बात वाला है, तनु बात वाला है, तो इनमें वायु का एक जीव तो होगा ना? हाँ, वायुकायिक है। घनोदधि में जैसे वायुकायिक भी है और जलकायिक भी है। स्थावर जीव पूरे ये पूरा ये जो वात वलय का एरिया है ना, जो वात वलय का एरिया है वो लोक में ही आता है, लोक के बाहर नहीं है। वात वलय के एरिया सहित पूरा लोक कहा जाता है, तो यहाँ पे भी जीव बराबर पाए जाते हैं। हाँ बोलिए, किसी को और पूछना है? कल क्लास है, क्लास है, डेली क्लास है, मंडे टू सैटरडे, संडे की छुट्टी है बस। ठीक है। समुद्र पहाड़ वगैरह सब मध्य लोक में लटके हुए रहते हैं। हाँ जी, ये इतने समुद्र पहाड़ वगैरह जो भी है, ये सब लटके हुए रहते हैं हवा के साथ में। नहीं पहाड़ लटके हुए नहीं है, वो वही अपन समझेंगे। लटका हुआ भी, ये केवल लटका हुआ तो समझने वाली बात है। ये जो आकृति है ना, लोक की आकृति, ये अलोक के बीच में ऐसे अधर में है, यानी ऊपर से कोई डोरी ने टांग रखा है या नीचे कोई आधार है, ऐसा नहीं है। ये इन वातवल्यों के आधार से अलोक के मध्य में ऐसे इस आकार का लोक स्थित है। पर जो मध्य लोक में जितने भी पहाड़ वगैरह जो रचनाएं हैं, वो तो बराबर धरती पर आधार पे ही हैं, धरती के आधार पर ही हैं मध्य लोक की रचनाएं। वो हम समझेंगे धीरे धीरे। कुछ चीजें हवा के आधार पे और हैं, वो स्वर्गों नरकों में, वो हम देखेंगे। अभी तो सामान्य जो ये लोक का आकार है, स्वरूप है, वो हमने आज देखा है। हाँ तो वो हवा में ऐसे रहते हैं ना? हाँ रहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं ऊपर अंतरिक्ष में। जो लोग जाते हैं उनको हम देखते हैं कि ऐसे हवा में उड़ते से रहते हैं, आकार ऐसे रहते हैं हवा में। बहुत सारी चीजें ऐसे हवा में रहती हैं। हाँ, और किसी के कारण होता है। हाँ, वो साइंस वो अलग है, उसका नियम बराबर, सही बात है। चलिए, और किसी को प्रश्न है? चलिए, तो जिनवाणी स्तुति बोलते हैं हम। पारस सुपारस है वही पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह। रति राग वर्जित आत्मा ही लोक में आराध्य है। निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना है, साध्य है। 9 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे।